बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा और आप लोगों का जो चैप्टर है वो है डेवलपमेंट एंड एजिंग। डेवलपमेंट एंड एजिंग। अगर हम और आप लोग इस चैप्टर के नाम को देख लें तो डेवलपमेंट एंड एजिंग है, लेकिन अगर आप लोग इस चैप्टर को रीडिंग दे दें तो डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने एक और लफ्ज़ को भी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और वो है ग्रोथ का लफ्ज़ है, ग्रोथ। इसलिए पुराने कोर्सेज में इस चैप्टर का नाम होता था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन आपके कोर्सेज में इस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट एंड एजिंग। लेकिन इस चैप्टर के अंदर फिर भी इन्होंने डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोथ के लफ्ज़ को भी बहुत ज़्यादा मेंशन किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। इसलिए हम और आप लोग ज़रूर इन दो अल्फाज को डिस्क्राइब करेंगे कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईटा में भी इनमें फ़र्क होता है इन अल्फाज में, और इनके अलावा इस चैप्टर को अगर हम और आप लोग समझेंगे तो उनके लिए भी इन दो अल्फाज का समझना थोड़ा ज़रूरी होता है। सो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे साथ ये कोई एक सेल है, हमारे साथ कोई एक सेल है और इस सेल को मैं नाम दे रहा हूँ कि ये कोई पेरेंटल सेल है। अगर पेरेंटल सेल है इसमें कोई शक नहीं है, हमारे बॉडी का सेल है तो अंडरस्टूड बात है वो तो फिर डिप्लॉइड होगा, अंडरस्टूड बात है वो तो फिर 2n वाला होगा, अंडरस्टूड बात है उसमें फिर 46 क्रोमोसोम्स भी होंगे। अगर इसके अंदर सेल डिवीजन हो जाए और उस सेल डिवीजन को हम आमतौर पे माइटोसिस ही कहते हैं, ये हो जाए तो फिर तो इससे दो डॉटर सेल हमारे साथ बन जाएंगे। इन डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा उतना ही पेरेंटल जैसे होगा, क्योंकि ये तो माइटोसिस है तो फिर ये भी डिप्लॉइड होगा, हाँ ये भी डिप्लॉइड होगा, ये भी 2n वाला होगा, ये भी 2n वाला होगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये बात हम और आप लोग बार बार हम और आप लोगों ने पढ़ ली है कि अगर हमारे साथ पेरेंटल सेल है, हाँ इसके अंदर माइटोसिस हुआ तो दो डॉटर सेल हमारे साथ बन जाएंगे। इन दो डॉटर सेल्स के अंदर उस वक्त तक फिर किसी किस्म की सेल डिवीजन नहीं होगी जब तक कि इनका साइज पेरेंट के सेल के साइज तक ना पहुंच जाए। जब हो जाए फिर इसके अंदर फिर ये सेल डिवीजन जो है ये फिर शुरू हो जाएगा। अगर हम और आप लोग इन ही अल्फाज को एम्ब्रियोलॉजी की लैंग्वेज में हम इसको डिस्क्राइब कर लें तो फिर हम क्या कहते हैं, हम फिर ऐसे कहते हैं कि हमारे साथ एक पेरेंट सेल है, इसके अंदर सेल डिवीजन यानी माइटोसिस हुआ, लेकिन माइटोसिस या मियासिस जो भी है, जो कि हमारे साथ एक्चुअली ये दोनों के दोनों सेल डिवीजन्स हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारे साथ कोई पेरेंट सेल है, इसके अंदर सेल डिवीजन हुआ यानी माइटोसिस हुआ या मियासिस हुआ, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी की लैंग्वेज में हम फिर कैसे कहते हैं, हम फिर ऐसे कहते हैं कि पेरेंट सेल है, इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ। यानी जो डेवलपमेंट का लफ्ज़ है ना एम्ब्रियोलॉजी में, हम आमतौर पे इसको सेल डिवीजन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस भी हो सकता है, वो मियासिस भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये माइटोसिस ही होता है। फिर हम एम्ब्रियोलॉजी की लैंग्वेज में हम कैसे कहेंगे कि जब दो डॉटर सेल बन गए हैं तो इनके अंदर उस वक्त तक फिर डेवलपमेंट नहीं होगी, यानी उसके अंदर फिर किसी किस्म की सेल डिवीजन नहीं होगी जब तक कि इनका साइज पेरेंट के सेल के साइज तक ना पहुंच जाए। और साइज को के लिए हम जिस लफ्ज़ का इंतखाब करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, हम इसको कहते हैं ग्रोथ। तो फिर हम कहेंगे कि इन डॉटर सेल के अंदर उस वक्त तक फिर किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं होगी जब तक कि इसके अंदर ग्रोथ पूरा ना हो जाए। तो अगर हम और आप लोग डेवलपमेंट के लफ्ज़ को देख लें तो डेवलपमेंट में असल में होता क्या है, जो सेल होता है वो नंबर में इंक्रीज होता है, लेकिन अगर हम और आप लोग उधर ग्रोथ में देख ले तो असल में सेल के साथ क्या होता है, वो सेल जो होता है वो साइज में इंक्रीज होता है। इसका मतलब कि डेवलपमेंट के लफ्ज़ को हम और आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस पर्पस के लिए, कि जब सेल का जो नंबर है ना वो इंक्रीज होता है, और सेल के नंबर के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है इसको हम और आप लोग सेल डिवीजन कहते हैं, विच मे बी माइटोसिस और विच मे बी मियासिस 1। लेकिन सेल के साइज को इंक्रीज करने के लिए हम जिस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं उसको हम और आप लोग ग्रोथ कहते हैं, और ग्रोथ का सिर्फ मतलब होता है कि सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, नंबर के लिहाज से इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो अल्फाज है आप लोगों को समझ आने चाहिए। नेक्स्ट,
वो ये है कि अगर हम और आप लोग वैसे देख ले, एक सेल हमेशा के लिए दो फेजेस से गुजरता है। एक जो सेल होता है वो हमारे साथ नॉर्मली दो फेजेस से गुजरता है। इसमें सेल डिवीजन भी है, ये एक फेज है, पूरा सेल इस प्रोसेस से गुजरता है, नो डाउट। फिर ग्रोथ भी होता है, ये इस फेज से ये गुजरता है। तो अगर हम और आप लोग इस सेल को देख ले तो इनमें क्या होगा, इसमें डेवलपमेंट भी होगी, हाँ इसके अंदर ये ग्रोथ भी होगी, ऐसे ये जाएगा। तो अगर आप लोग सेल को देख ले, इसके पूरे लाइफ हिस्ट्री में एक साइकिल से पास होता है, तब जाके हम इसको कहते हैं कि सेल साइकिल जो होता है, यानी सेल साइकिल जो होता है, इनमें दो मेन फेजेस होते हैं। इनमें डेवलपमेंट भी होता है, इनमें ग्रोथ भी होता है, और इस डेवलपमेंट और ग्रोथ ये दो फेजेस होते हैं जो कि सेल के साइकिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये एक मर्तबा पुराने कोर्सेज से ईटा में ये बात आई हुई थी कि अगर सेल साइकिल को आप लोग देख ले तो उसमें तो दो फेजेस तो होते हैं, लेकिन इनमें पहला क्या होगा, यानी पहले डेवलपमेंट होगा कि पहले ग्रोथ होगी, पहले क्या होगा सेल के अंदर, कौन सी चीज होनी चाहिए। तो आप लोग थोड़ा खुद भी इसके ऊपर सोचे। लेकिन चूंकि क्लास है ही नहीं कि हम और आप लोग इसके ऊपर डिस्कस कर ले, मैं आप लोगों से पूछूं, हम और आप लोग वो इंटरेक्शन कर ले, मैं ही आप लोगों को जवाब दे देता हूं कि अगर आप लोग सेल साइकिल को देख ले तो इसमें पहली क्या चीज होनी चाहिए। नो डाउट वो सेल जो होता है इसमें पहले ग्रोथ होगी, यानी सेल के अंदर पहले ग्रोथ, और ग्रोथ का मतलब पहले इसका साइज पूरा होगा, पहले ये मैच्योर होगा, तब जाके इसके अंदर ये डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट हो जाए फिर ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद फिर डेवलपमेंट होगी, लेकिन पहले क्या होगा, पहले ग्रोथ होगा तब जाके फिर डेवलपमेंट होगा। तो इधर पे वो वाली बात नहीं है कि पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था, इधर पे ये बात अंडरस्टूड है कि पहले ग्रोथ होगी फिर डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा इसके बारे में सोचे तो मालूम ऐसे होता है, जैसे पहले डेवलपमेंट होगी फिर ग्रोथ होगी। कुछ स्टूडेंट्स का ये ओपिनियन होगा, कुछ स्टूडेंट्स का ये ओपिनियन होगा कि नहीं पहले ग्रोथ होगी फिर डेवलपमेंट होगी। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पहले ग्रोथ होगी फिर डेवलपमेंट होगी। तब जाके आपके बुक ने बड़ा खूबसूरत सेंटेंस भी इसके लिए लिखा हुआ है, ग्रोथ इज ऑफनली accompanied by development one। इसका मतलब कि ग्रोथ के बाद आमतौर पे डेवलपमेंट जो है ये फिर हो जाता है। ये तो कहीं पूछा गया तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले ग्रोथ होगा फिर डेवलपमेंट होगी। जो दूसरी बात है वो ये है, अगर मैं आप ही से पूछो, जब मैं कहता हूं ना कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो बेशक आप उस टाइम पे इसको पास कर ले, इसको आप लोग स्टॉप कर ले, थोड़ा आप लोग सोचे, फिर आप मुझे आंसर दे दे, खुद दे दे, फिर मेरा वाला आप सुनने की मैं क्या कह रहा हूं। वो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, पहले तो ग्रोथ हुआ, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में सेल साइकिल में ज्यादा टाइम कौन लेगा, यानी ग्रोथ ज्यादा टाइम लेगा कि डेवलपमेंट ज्यादा टाइम लेगा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो ग्रोथ होता है ये ज्यादा टाइम लेता है, डेवलपमेंट कम टाइम लेता है। अगर आप लोग ह्यूमन बीइंग में भी देख ले, ग्रोथ बहुत ज्यादा टाइम लेता है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है, जब किसी बंदे के फिर बच्चे वगैरह होते हैं, वो फिर बहुत ज्यादा कम टाइम लेता है। इसका मतलब कि अगर आप नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं तो वो कम टाइम लेता है, लेकिन जो ग्रोथ होता है ना वो फिर ज्यादा टाइम लेता है। और एक अंदाजे के मुताबिक कि सेल साइकिल में 90% टाइम जो होता है सेल साइकिल का वो ग्रोथ का होता है, जबकि 10% टाइम जो होता है वो फिर डेवलपमेंट का होता है। ये दो अल्फाज थे जो मैंने आप लोगों को समझाने थे कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। इसके ऊपर बहुत दफ़ा टेक्निकल जो एमसीक्यूज आते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, ये भी फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन साथ ही इधर पे आप लोगों के साथ एक और बात भी बता दूं कि इस ग्रोथ और डेवलपमेंट जो कि एक सेल साइकिल के अंदर होता है, ये ग्रोथ हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, यानी 90% ग्रोथ, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। सेल हमेशा के लिए साइज में इंक्रीज होता है, फिर डेवलपमेंट हो जाती है, फिर इससे वो जो सेल होता है उनमें जो चेंजेस आते हैं वो फिर पॉजिटिव आते हैं। लेकिन बाज दफा यही सेल जो है जिसके अंदर ये ग्रोथ हो रही है, जो कि 90% टाइम ले रहा है, जो कि पहला ये होता है, जब ये चेंजेस होते हैं ये पॉजिटिव नहीं होते, रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव से मेरा मतलब क्या है, पॉजिटिव में वो चीजें बनेंगी सेल के अंदर जो सेल की सर्वाइवल के लिए ज़रा ज़रूरी होंगे, उससे सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होगा वो ज़बरदस्त होगा, A1 होगा। यानी सेल के अंदर जो कुछ भी होता है बड़ा A1 होता है, वो सारी चीज़ें बनती हैं, इसमें इसका कैरियर बनता है, इसमें इसकी लाइफ बनती है। तो फिर हम कहते हैं कि सेल के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जिस तरह के आप लोग हैं, आपके अंदर अब पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपने 9th-10th को क्रॉस किया, आपने FSC कर ली, आप ईटा करेंगे, आप लोग MBBS में जाएंगे, फिर जॉब आएगी, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये फिर पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। लेकिन एक टाइम आ जाता है कि आप रिटायर्ड हो जाते हैं,
तो फिर वही जो आपकी लाइफ होती है रिटायरमेंट के बाद, उसमें नेगेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ और हो जाता है, फाइनेंशियली आप वीक हो जाते हैं, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होती, तो फिर हम कहते हैं कि लाइफ के अंदर नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप लोग देख ले, सेल के अंदर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, मैक्सिमम ग्रोथ है, ग्रोथ पॉजिटिव होगा किसी सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर वो चीजें बनेगी जिससे वो ठीक होगा, A1 होगा, तो फिर हम कहते हैं कि ग्रोथ पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यही ग्रोथ किसी भी सेल के अंदर नेगेटिव भी शुरू हो जाता है, यानी नेगेटिव में फिर वो इसके अंदर इस तरह के एंजाइम्स बनते हैं, इस तरह के केमिकल्स बनते हैं, इस किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं कि वो सेल की सर्वाइवल के लिए ठीक नहीं होते, सेल की एक्टिविटी के लिए ठीक नहीं होते, सेल का जो लाइफ टाइम होता है इसको कम कर लेते हैं। तो हम फिर कहते हैं कि सेल के अंदर नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर सेल के अंदर जो ग्रोथ है वो कहीं नेगेटिव हो जाए, डिक्लाइन की तरफ शुरू हो जाए, तो फिर हम इसको कहते हैं कि अब इस सेल की एजिंग शुरू हो गई है, ये बूढ़ा हो रहा है। और ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर पहले भी मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि 75 ट्रिलियन तक सेल हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर 75 ट्रिलियन सेल्स के अंदर ये फिनोमेनन शुरू हो जाए, तो फिर जो बंदा होता है इनमें फिर एजिंग शुरू हो जाती है। इसलिए आपकी बुक ने ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ लिखा हुआ है कि जो ग्रोथ होता है इनमें और कोई चीज़ नहीं होती, इनमें ये जो शाबाश से सारा कुछ होता है, जो ग्रोथ होता है सेल साइकिल में, अगर ये नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाए तो फिर हम आमतौर पे इसको एजिंग कहते हैं। इसलिए इस चैप्टर में हम और आप लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, साथ साथ एजिंग के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि फिर ये एजिंग वगैरह क्या होते हैं। ये तो कुछ वो अल्फाज हो गए हैं। अब अगर आप लोग थोड़ा वैसे सोचें कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, इन अल्फाज को हम किस फील्ड के अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो तो एम्ब्रियोलॉजी है। और एम्ब्रियोलॉजी में हम और आप लोग एम्ब्रियो के बारे में हम स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो कैसे बनती है, एम्ब्रियो क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम और आप लोग इसको स्टडी करते हैं। लेकिन अगर आप लोग देख ले एम्ब्रियो बनी किस चीज़ से है, एम्ब्रियो तो मेल के अंदर वो एक स्पर्म बना हुआ था, एम्ब्रियो तो फीमेल के अंदर वो एक ओम एग बना हुआ था। ये दोनों के दोनों आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हो गई, तब जाइगोट बना। आज हम देखेंगे जाइगोट क्या होगा, वो तो एक सेल होगा। तो उस एक सेल से फिर हमारी पूरी की पूरी बॉडी, पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि उधर वो जो स्पर्म और ओम थे, उससे लेके हमारी पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है, एक मल्टीसेलुलर बॉडी बन जाती है। तो फिर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हम और आप लोग किसकी वजह से हैं, तो साइंटिफिक आंसर इसका यह होगा कि हम और आप लोग उस एक जाइगोट या उस स्पर्म और ओम के अंदर ग्रोथ हो रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। तब जाके उस एक सेल से बहुत ज्यादा सेल भी बन गए हैं और मुख्तलिफ किस्म के सेल भी बन गए हैं, तब जाके एक एम्ब्रियो बने। इसका मतलब यह है वी आर, जो हम और आप लोग हैं, वी आर ड्यू टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हालांकि पहले तो हम एक सेल थे, जाइगोट था। तो उस जाइगोट के अंदर क्या हुआ, तो उस जाइगोट के अंदर यह हुआ कि हमारे अंदर शाबाश है, हमारे अंदर उस एक सेल के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही थी, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही थी, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही थी। तब जाके एंड पे एक मल्टीसेलर और एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बन गए। तो फिर शॉर्टकट हम और आप लोग कह सकते हैं कि हम और आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। नेक्स्ट वो ये है कि फर्स्ट ईयर में था कि सेकेंड ईयर में था, कोई पोएम हुआ करता था, ये इंग्लिश के अंदर था और विलियम वर्ड्सवर्थ के विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा हुआ था। वो ये था कि जब इंसान की पैदाइश हो जाए एक मर्तबा, तो ये जो दुनिया होती है ये आपके लिए एक स्टेज का काम करती है और इसके ऊपर आप लोग आ जाते हैं, आपकी पैदाइश हो जाती है और आप वहां पे 7 मुख्तलिफ किस्म के रोल को परफॉर्म कर लेते हैं। और जब आप 7 रोल को परफॉर्म कर लेते हैं, तब आपकी जो एग्जिस्टेंस होती है, वो एक्टिंग होती है इस दुनिया के ऊपर, वो खत्म हो जाते हैं, तब बंदे की डेथ अकर हो जाती है। इसका मतलब कि जब हमारे और आप लोग की पैदाइश हो जाए, तो फिर हम और आप लोग वो 7 रोल, 7 स्टेजेस को हर एक बंदे इसको क्रॉस करता है, तब जाके ये फिर खत्म हो जाता है। वो 7 स्टेजेस उसने वहां पे डिस्क्राइब किए हुए हैं, हम और आप लोग को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे जब हमारी और आप लोग की पैदाइश नहीं हुई थी, तो पैदाइश के लिए हम और आप लोग को बनने के लिए भी
7 स्टेजेस चाहिए होते हैं। इसका मतलब कि 7 स्टेजेस के थ्रू हम और आप लोग बन जाते हैं। जब बन जाते हैं, पैदाइश हो जाए, तो फिर वो 7 स्टेजेस हम और आप लोग खत्म कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, तब फिर हम और आप लोग खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब कि 7 स्टेजेस हमारे बनने के लिए भी है, और वो 7 स्टेजेस, 7 स्टेजेस वो हमारे पैदाइश के बाद भी होते हैं, जिसकी वजह से फिर हम और आप लोग खत्म हो जाते हैं। तो वो जो 7 स्टेजेस होते हैं जो दुनिया के ऊपर हम और आप लोग इसको परफॉर्म करते हैं, 7 स्टेजेस जो है वो कौन कौन से हैं, उनके डेप्थ में हम और आप लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग इस चैप्टर के लिहाज से देख ले तो हम और आप लोग इसको जरूर डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो को बनने के लिए वो 7 स्टेजेस कौन कौन से हैं, जिसकी वजह से कोई एम्ब्रियो बन जाती है। लेकिन एम्ब्रियो के बनने के लिए उन सेल के अंदर, उस जाइगोट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब मैं शॉर्टकट कह सकता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे बॉडी में सारे उस एक सेल के अंदर यानी जाइगोट के अंदर 7 स्टेजेस आकर हो जाते हैं, तब जाके एक एम्ब्रियो बन जाती है। उस एम्ब्रियो से जब बेबी वगैरह बन जाता है, उसकी पैदाइश हो जाए, तब जाके वो 7 स्टेजेस को क्रॉस कर लेता है, तब जाके उसकी फिर एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो वो जो 7 स्टेजेस है जो एम्ब्रियो के बनने के लिए जरूरी होते हैं, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो कौन कौन से हैं वो आपके कोर्स के अंदर है। और पूरा चैप्टर हमारा है ही इसी के ऊपर, सारे टॉपिक्स इसके अंदर समराइज हो जाएंगे, हमारे कवर हो जाएंगे। इसलिए आप इसको सही तरीके से समझने की कोशिश कर ले। बुक में ऐसे इन्होंने नहीं लिखा हुआ है कि वो 7 स्टेजेस हैं और ये वाले वह हैं। हाँ, इनमें बुक में ये जो अल्फाज हैं इन्होंने इनको मेंशन जरूर किए हुए हैं, लेकिन इसमें वो तरतीब नहीं है। हम और आप लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल हम इसकी पढ़ेंगे, लेकिन तरतीब में हम करेंगे। लेकिन वो जो तरतीब होगी उसके थ्रू अगर हम और आप लोग जाएंगे तो फिर आखिर में हमारे साथ एक एम्ब्रियो जो है ये फिर बन जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो 7 स्टेजेस जो हैं वो हम और आप लोग इनको अगर डिस्क्राइब करेंगे तो उन 7 स्टेजेस में से वो पहला स्टेप क्या होता है, 1 बाय 1 अगर हम और आप लोग इसको डिस्कस करेंगे तो जो पहला होता है वो है गेमीटोजेनेसिस। हर एक को हम और आप लोग डिस्कस करेंगे। जो दूसरा स्टेप होता है इसको हम और आप लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए आपके बुक ने एक और लफ्ज भी लिखा हुआ है, वो है कंसेप्शन का। जबकि जो तीसरा होता है इसको हम और आप लोग कहते हैं क्लीवेज। बाज़ दफ़ा हम इसको सेगमेंटेशन भी कहते हैं और बाज़ दफ़ा हम इसको सेलुलेशन भी हम और आप लोग इसको कहते हैं। जो चौथा स्टेप होता है इसको हम और आप लोग ब्लास्टुलेशन कहते हैं। जो 5वां स्टेप होता है इसको हम और आप लोग गैस्ट्रुलेशन हम और आप लोग इसको कहते हैं। जबकि जो 6वां स्टेप होता है इसको हम और आप लोग ऑर्गेनोजेनेसिस हम और आप लोग इसको कहते हैं। जबकि जो 7वां और लास्ट स्टेप होता है वो है ऑर्गन्स एंड टिश्यू स्पेशलाइजेशन। यानी ये 7 स्टेप्स होते हैं जो कि एम्ब्रियो के बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। हम और आप लोग 1 बाय 1 हम इसको लेंगे, कोर्स के अंदर हैं भी, ऐसा तरतीब नहीं है, ये तरतीब आपको पता होना चाहिए। 1 बाय 1 हम लेंगे, आखिर में हमारे साथ कोई एम्ब्रियो जो है ये फिर बन जाएगी और इंशाल्लाह इससे हमारा पूरे जितने भी ये टॉपिक्स होंगे मोस्टली हमारे इस चैप्टर के कवर भी हो जाएंगे। गेमेटोजेनेसिस, अगर कहीं मैं आप लोगों से पूछूं कि गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, तो जो गेमेटोजेनेसिस का जो लफ्ज़ है इसका एक ही मतलब है, वो है फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। लेकिन ये लफ्ज़ भी आप लोग आपके ज़हन में होना चाहिए कि गेमीट भी बड़ा लफ्ज़ है, मोटा लफ्ज़ है। ये गेमीट्स मेल के अंदर भी होते हैं और इनको हम और आप लोग मेल गेमीट्स कहते हैं, और फीमेल वाले भी होते हैं, इनको हम और आप लोग फिर फीमेल गेमीट्स हम और आप लोग इसको कहते हैं। ये जो मेल के गेमीट्स होते हैं इनको हम और आप लोग सिंपली स्पर्म्स कहते हैं, जबकि जो फीमेल के गेमीट्स होते हैं इनको हम और आप लोग एग या ओम हम और आप लोग इसको कहते हैं। यू नो कि जो स्पर्म होते हैं इसके फॉर्मेशन को, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, इसको हम और आप लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि जो शाबाश है, जबकि जो ओम्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एग और ओम जो होता है इसको हम और आप लोग कहते हैं
जेनेसिस हम और आप लोग इसको कहते हैं। तो स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, इसकी पूरी डिटेल हम और आप लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी। इसकी पूरी डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ओम, एग कैसे बनते हैं, इसको भी हम और आप लोगों ने पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ था। कैसे बनता है इनको भी फिर यहाँ पे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन स्पर्म हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था फिश लाइक, टेडपोल लाइक, बॉडी के अंदर 4 मेन पार्ट्स होते हैं, ऐसे होता है। लेकिन वहां पे न्यूक्लियस था, और जो न्यूक्लियस था वो हेप्लाइड था। जो ओम होता है सर्कुलर इन बॉडी, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो हेप्लाइड इन बॉडी होता है, हेप्लाइड इन नेचर होता है। इसका मतलब कि गैमेटोजेनेसिस में होता क्या है, ये स्टोरी आप लोगों को याद होनी चाहिए। इनको हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, लेकिन आखिर में गैमेटोजेनेसिस में मेल्स के अंदर भी गैमीट्स बनते हैं, फीमेल्स के अंदर भी गैमीट्स बनते हैं। जो मेल की गैमीट्स हैं इनको हम और आप लोग स्पर्म्स कहते हैं, जो फीमेल की गैमीट्स हैं इनको हम और आप लोग एग या ओम कहते हैं। लेकिन स्पर्म हो या ओम हो, ये दोनों के दोनों होते हेप्लाइड इन नेचर होते हैं, जिनको मैंने वहां पे बना दिया है। तो अगर मैं फिर आप लोगों से पूछूं कि अगर कोई एम्ब्रियो बनती है तो क्या इसके लिए गैमेटोजेनेसिस का होना जरूरी होता है? बेशक इसमें कोई शक नहीं है, जरूरी भी है, और टॉप पे भी है, फर्स्ट पे भी है, यानी नंबर 1 इसका है। तब जाके ये मैंने इसको डिस्क्राइब कर लिया है, मजीद इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम और आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। जो दूसरा होता है इसको हम आप लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, कंसेप्शन हम और आप लोग इसको कहते हैं। इसमें होता क्या है, इफ यू रिमेंबर, तो हम और आप लोगों ने ये बात भी पढ़ी हुई थी कि अगर हमारे साथ ये फीमेल का कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इनमें ये 2 तो ओवेरीज होते हैं ना, राइट ना। यहाँ पे मैं दूसरी वाली भी बना लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे ये 2 ओवेरीज होते हैं। तो ये जो है जिसको मैंने बनाया हुआ है, ये तो एक ओवेरी हुई। उस ओवेरी के अंदर अगर आप लोगों को याद हो ओवेरियन फॉलिकल थे, इस तरह से ये ओवेरियन फॉलिकल इसके अंदर प्रेजेंट थे। मैं लिखवा लेता हूँ ईच एंड एवरी वन इज कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो मैंने बताया हुआ था कि 1.5 लाख 1,50,000 तक ओवेरियन फॉलिकल जो है ये दोनों ओवेरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये बाय बर्थ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर हम और आप लोगों ने बात पढ़ी थी कि ओवेरियन फॉलिकल में होता क्या है, फॉलिकल होता है, सेल की एक लेयर होती है, लेकिन उसके अंदर हमारे साथ वो प्राइमरी ओसाइड भी था। अगर आप लोगों को याद हो इसको कलेक्टिवली हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई थी। फिर हम और आप लोगों ने ये बात भी पढ़ी हुई थी कि जब ओवेरियन फॉलिकल के अंदर इसमें वो मियासिस और माइटोसिस, वो पूरी स्टोरी हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी। तो इधर पे 2 चीजें बन गई थी, एक हमारे साथ सेकेंडरी ओसाइड बना हुआ था, और साथ में एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी थी, इफ यू रिमेंबर। तो फिर हम और आप लोगों ने उधर पे पढ़ी हुई थी ये बात कि फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो एग्स होते हैं, ओम्स होते हैं, जो कि सेकेंडरी ओसाइट होता है, ये फीमेल के बॉडी के मंथली साइकिल में जिस स्टेज पे ये रिलीज होते हैं, यानी जिस स्टेज पे ये निकलते हैं इससे, शाबाश है, वो इसको मैं ब्लैक सा बना रहा हूं और इसको मैं कह रहा हूं कि ये वो सेकेंडरी ओसाइट है। लेकिन जिस स्टेज में ये निकला हुआ था उसको हम आप लोगों ने मेटाफेज 2 कहा हुआ था, इफ यू रिमेंबर। लेकिन जो सेकेंडरी ओसाइट था, जो मेटाफेज 2 वाला था, ये था हेप्लाइड। ये सारी बातें हम और आप लोगों ने डिस्कस की हुई थी। इसी के साथ पीछे को वो जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, जो स्मॉल होती है, इसको भी मैंने बना दिया है, ये भी इनके साथ रिलीज हो जाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी रिलीज हो जाती है। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, नो डाउट ये भी फिर हेप्लाइड होगी, क्योंकि सारा कुछ इसी से बन जाता है। तो जो कोई चीज इससे निकल गया, ये वाला जो इससे निकल गया है, पीछे जो कोई चीज रह गई, अब हम उसको ओवेरियन फॉलिकल नहीं कहते, उससे तो चीजें निकल गई हैं। अब इस ओवेरियन फॉलिकल को हम फिर नाम चेंज कर लेते हैं, और इसको हम फिर कहते हैं ग्रेफियन या ग्रेफाइन फॉलिकल, हम इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओवेरियन फॉलिकल से ग्रेफाइन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। तो ओवेरियन फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल में फर्क क्या है कि ओवेरियन फॉलिकल में ये सारे जो सेकेंडरी ओसाइट्स थे और जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी, ये इसके अंदर प्रेजेंट थी। लेकिन जब ये इनसे निकल गए हैं तो फिर हम इसको ओवेरियन फॉलिकल हम इसको नहीं कहते, इसको हम फिर ग्रेफियन फॉलिकल का लफ्ज जो है ना, फिर हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये एम्प्टी इन नेचर होता है। लेकिन ये जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है, ये सेक्रेटरी इन नेचर होता है। सेक्रेटरी से मेरा मतलब ये है कि ये ग्लैंडुलर इन नेचर होता है। अंडरस्टूड बात है, ये किसी चीज को तो सीक्रेट करेगा, ग्लैंड का काम कर रहा है, हार्मोन को तो सीक्रेट करेगा। उस हार्मोन को फिर हम और आप लोग कहते हैं एस्ट्रोजीन, हम इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ये जिस हार्मोन को सीक्रेट करना शुरू कर लेता है उसको हम और आप लोग एस्ट्रोजीन, हम इसको कहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो,
हम और आप लोगों ने दो हार्मोन और भी पढ़े हुए थे, एक FSH था जबकि जो दूसरा था वो LH था। FSH के फीमेल के अंदर शाबाश है, दो मेन फंक्शन मैंने आप लोगों को बताए हुए थे। नंबर 1 ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और नंबर 2 ये एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों को FSH हार्मोन याद हो, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया हुआ था कि जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसको ये FSH रिलीज कर लेता है, तब जाके उसके अंदर वो जो मियासिस होता है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। और नंबर 2 अगर आपने देख लिया ये एस्ट्रोजन हार्मोन को भी बनाता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, वो तो ग्रेफाइन फॉलिकल करता है। और ग्रेफाइन फॉलिकल किससे बना हुआ है, वो तो ओवेरियन फॉलिकल से बना हुआ है। लेकिन ओवेरियन फॉलिकल क्या एस्ट्रोजन को सीक्रेट करता है, नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि FSH का दूसरा फंक्शन यह है कि ये ओवेरियन फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर लेता है। बड़ा ही खूबसूरत इसके अंदर ये MCQ हमारे साथ बन जाता है। कहीं पूछा गया कि ओवेरियन फॉलिकल को ग्रेफाइन फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल में इसको कौन कन्वर्ट करता है, तो ये कोई एक्चुअली और नहीं होता, ये FSH ही होता है। और ये फिर एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करना शुरू कर लेते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स के फंक्शन क्या है मैंने बताए हुए थे, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल्स के अंदर इनको ये कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर आप लोग एस्ट्रोजन को वैसे देख लें, ग्रेफियन फॉलिकल सीक्रेट करता है। ग्रेफियन फॉलिकल बना हुआ है ओवेरियन फॉलिकल से, लेकिन ये ग्रेफियन फॉलिकल प्रेजेंट कहां पे है, वो ओवेरी के अंदर है। इसका मतलब कि जो ओवेरी है वो इसने एक हार्मोन को सीक्रेट करना भी शुरू किया, जिसको हम और आप लोग एस्ट्रोजन हम इसको कहते हैं। एस्ट्रोजन का सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन नहीं है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करेगा, सिर्फ ये नहीं है। मैंने उधर आप लोगों को बताया था कि इसके कुछ और फंक्शन भी इधर पे आ जाएंगे। उन फंक्शन में से क्या क्या है कि जो एस्ट्रोजन होता हार्मोन होता है जो कि यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, वो इधर ओवेरी से नीचे यूट्रस को आता है। ये हार्मोन नीचे यूट्रस को आता है और यूट्रस के अंदर यू नो के वहाँ पे 3 लेयर्स होते हैं, इपीमीट्रियम यानी पेरीमीट्रियम जिसको हम आप लोग कहते हैं, मायोमीट्रियम है, एंडोमीट्रियम है। नाम से जाहिर है पीरी या इपीमीट्रियम ये बाहर की तरफ होता है, मायो मिडल वाला दरमियान में प्रेजेंट होता है, एंडोमीट्रियम अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो जो अंदर वाला होता है वहां पे जो एंडोमीट्रियम होता है वहां पे फिर 2 सब लेयर्स होते हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग बेसल कहते हैं, दूसरे को हम फिर फंक्शनल कहते हैं। ये अल्फाज आपके कोर्स के अंदर भी हैं, तो आमतौर पे मैं स्टूडेंट्स को कहता भी हूं कि प्लीज़ आप इसको ईटर में भी और इस टेक्स्ट बुक के अंदर भी बेसल के लफ्ज़ को कहीं आप लोग बेस कंसिडर ना कर ले और फंक्शनल को आप लोग कहीं इंग्लिश के लफ्ज़ फंक्शन आप लोग इसको कंसिडर ना कर ले कि ये फंक्शनल है, बल्कि ये मेडिकल साइंस के टर्म्स है। और बेसल ये लेयर है, सेल का एक लेयर होता है, और फंक्शनल ये भी एक सेल का एक लेयर होता है। लेकिन चूंकि बेसल लेयर बेस में होता है, अंदर की तरफ होता है, तब जाके हम इसको बेसल, लेकिन फंक्शनल लेयर चूंकि इसके ऊपर प्रेजेंट होता है तब जाके हम इसको फंक्शनल लेयर हम इसको कहते हैं। तो हम कहते हैं कि जो ओम आएगा, अगर इसकी फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, तो जाइगोट तो इंप्लांट होगा यूट्रस में, लेकिन यूट्रस में कहां पे, एंडोमेट्रियम में। लेकिन एंडोमेट्रियम में एक्चुअली कहां पे ये इंप्लांट होता है, बेसल के फंक्शनल लेयर के अंदर ये इंप्लांट होता है। तो इस फंक्शनल लेयर को ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये इसको बिल्कुल ऐसे ही करता है जिस तरह के हम और आप लोग जब खेत के अंदर सीड वगैरह बोते हैं, तो जो कोई किसान होता है उसके खेत के साथ क्या करता है कि पहले इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेता है बेलचे से, उसको ऐसा नहीं तो जो सॉफ्ट सा इसको बना लेते हैं, फिर इसको पानी देता है, फिर इसमें वो कोई खाद वगैरह डाल देते हैं, यानी इसको वो तैयार कर लेता है ताकि अगर आप लोग इसके अंदर सीड वगैरह डाल दें तो इसके लिए फिर मसला ना हो, उसमें फिर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं यानी इसके अंदर जो ग्रोथ होती है ये फिर शुरू हो जाए। तो ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये जो एंडोमेट्रियम होता है इनमें जो फंक्शनल लेयर होता है उसके अंदर ये इस किस्म के चेंजेस लाता है, इसको वाल्वेटी करता है, सॉफ्ट कर लेता है वाल्वेट कपड़े की तरह, इसको थिक करता है, मोटा कर लेता है, इसको इसमें ब्लड सप्लाई यानी जो वेसल्स होते हैं इनकी इसको ब्लड की सप्लाई ज्यादा कर लेते हैं। और अगर आप लोग इन बातों को देख लीजिए बिल्कुल ऐसे ही है कि वाल्वेटी हुआ, सॉफ्ट हुआ, जिस तरह कि वो खेत को हम और आप लोग सॉफ्ट कर लेते हैं, ये थिक हो जाता है, ये क्या है, इसको ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे के सारे चेंजेस जो है ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाते हैं। तो इस एस्ट्रोजन के जो फंक्शन है नो डाउट वो यूट्रस में एंडोमेट्रियम में फंक्शनल लेयर के ऊपर होते हैं, तब जाके कहीं भी इसका फंक्शन पूछा गया तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अलावा कोई भी फंक्शन हो लेकिन रिलेटेड हो यूट्रस के
एंडोमेट्रियम के फंक्शनल लेयर के साथ, लेकिन ऐसी कि उसके लिए तैयारी हो, यानी वो जो जाइगोट आएगा उसके लिए तैयारी हो कि इसको कौन शाबाश से थिक बनाएगा, कौन इसको क्या है ब्लड की सप्लाई ज्यादा करेगा, कौन हार्मोन इसको क्या है प्योर इसको रेड बना देगा, कौन हार्मोन इसके साथ फंक्शनल लेयर के साथ ये करेगा, कौन कौन, तो ये सारे आखिर में एस्ट्रोजन ही हमारा बन जाता है। तो एस्ट्रोजन ही के ये फंक्शन होते हैं। तो साथ में फिर ये सारा कुछ यहां पे शुरू हो जाता है, क्योंकि उधर पीछे से जो ओम आ रहा है हो सकता है वो फर्टिलाइज हो जाए। तो ये फिर ऐसे होगा। अब फॉर एग्जांपल हम इमेजिन कर रहे हैं कि जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो मेटाफेज 2 वाला है, जो मेटाफेज 2 वाला है जो कि हेप्लाइड है, ये ऐसे आएगा तो ओविडक्ट में। तो ओविडक्ट के अंदर तो मैंने आप लोगों को फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक मोटी बात समझाई हुई थी कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर होगा तो फर्टिलाइजेशन इधर ही होगा, किसी और जगह पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहां पे भी होता है तो ये बात भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी कि एंटीरियर 1/3 पोर्शन में इस फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मिडिल में थोड़े कम होते हैं, पोस्टीरियर में और कम होते हैं। लेकिन एक मर्तबा वो एग ये वाला सेकेंडरी oocyte यूट्रस को पहुंच गया, अगर इधर पे स्पर्म अवेलेबल भी है, फिर भी इनके अंदर वो जो फर्टिलाइजेशन होती है ये फिर पॉसिबल नहीं होती, ये नहीं हो सकता। यहां पे वो चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। लेकिन अगर मेल और फीमेल के बीच में मैं उस केस को डिस्क्राइब कर रहा हूं, इस टाइम पे मीटिंग हुई है, अगर मीटिंग हुई है तो फिर जो मेल्स होते हैं वो तो फीमेल के बॉडी के अंदर जहां पे स्पर्म्स को छोड़ता है वो तो यूट्रस से पहले छोड़ देता है। तो मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि स्पर्म फॉर एग्जांपल वो तो यहां पे अवेलेबल है, मेल तो इसको इसके फीमेल के बॉडी के अंदर इसको यहां पे छोड़ देता है, लेकिन जो स्पर्म है इसके अंदर जो मोबिलिटी है, मोटिलिटी है, वो बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि वो तो स्विमिंग है, और जो स्विमिंग है बार बार बता रहा हूं कि वो अपस्ट्रीम होगा, बहाव के उल्टा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्म इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे, अपस्ट्रीम होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो अगर इधर से वो सेकेंडरी oocyte आ रहा है, इधर पे इसको स्पर्म मिल गया है, तो स्पर्म इस टाइम पे क्या कर लेता है, वो हेड इसके ऊपर एक क्रोमोसोम, उसमें वो हायालुरोनिडेज एंजाइम उसको सीक्रेट कर लेता है। जो ही उसको सीक्रेट कर लेता है, इस सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन को ये परमिएबल बना लेता है, और जो ही इसको परमिएबल बना लेता है, वो जो स्पर्म होता है वो अपना न्यूक्लियस इस एग को दे देता है। जब इस सेकेंडरी oocyte को अपना न्यूक्लियस स्पर्म दे देता है तो फिर अंदाजा लगा दे कि सेकेंडरी oocyte हेप्लाइड था, स्पर्म ने अपना हेप्लाइड न्यूक्लियस इसको दे दिया है। जब दे दिया है तो फिर तो ये 2n हो गया है, ये तो डिप्लॉइड हो गया है। अब ये जो डिप्लॉइड एग होता है, शाबाश है, इसको अब हम कहते हैं कि ये एग है, इसको अब हम कहते हैं कि ये शाबाश से ओम है। लेकिन जो एग है, ओम है, वो फर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइज हुआ है। तो जो फर्टिलाइज एग होता है, इसके लिए मेडिकल साइंस में हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो है जाइगोट। तो याद रख ले, जाइगोट क्या होगा, वो डिप्लॉइड होगा। लेकिन जाइगोट है क्या, वो एक्चुअली फर्टिलाइज ओम है और कोई चीज नहीं है। इसलिए जाइगोट का दूसरा नाम फर्टिलाइज ओम भी हो जाता है या फर्टिलाइज एग भी हो जाता है। तो एमसीक्यू में जाइगोट और फर्टिलाइज ओम का कॉन्सेप्ट एक है। लेकिन याद रख ले कि जो फर्टिलाइज ओम का लफ्ज मैंने इस्तेमाल कर लिया है, इससे मिलता जुलता लफ्ज आपको उधर पे अनफर्टिलाइज ओम का भी आप लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अनफर्टिलाइज ओम मीन्स कि फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो वो सेकेंडरी oocyte होगा, और जो सेकेंडरी oocyte होता है वो फिर हेप्लॉइड होता है। इसका मतलब कि ओम का जो लफ्ज है, एक का जो लफ्ज है, वो दो तरह का हम इस्तेमाल करते हैं, अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइज। अनफर्टिलाइज वाला हेप्लॉइड होगा, फर्टिलाइज वाला डिप्लॉइड होगा। फर्टिलाइज जो है उसका दूसरा नाम जाइगोट भी है। तब जाके अगर आप लोग देख ले कि जो फीमेल्स हैं उनमें ये एग्स तो आ रहे हैं, हर मंथ इससे रिलीज होते हैं, लेकिन एग आ रहा है, लेकिन उधर उनके अंदर प्रेगनेंसी नहीं बनती इफ शी इज नॉट मैरिड। इसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन ये है कि जो एग आ रहा है वो तो सेकेंडरी oocyte है, जो है वो तो हेप्लॉइड है। तो हेप्लॉइड अगर यूट्रस को आ भी जाए, उसको यूट्रस एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? इसलिए कि हमारा जो ऑरिजिन है, जो हम और आप लोग हैं, वी आर डिप्लॉइड। तो अगर हेप्लॉइड एग को उसने एक्सेप्ट किया, प्रेगनेंसी बनी, तो जो बेबी बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगी, वो तो फिर डिप्लॉइड नहीं होगी, वो तो हेप्लॉइड होगी। इसलिए यूट्रस के अंदर ये कमाल है, ये जेनेटिकली होता है। तब ये जो सेकेंडरी oocyte है, हेप्लॉइड है, तो फिर तो इसको यूट्रस एक्सेप्ट नहीं करेगा। डिप्लॉइड हुआ यानी जाइगोट बना या फर्टिलाइज ओम बना, तब जाके इसको यूट्रस एक्सेप्ट भी कर लेगा। तो हम और आपको पहले इस केस को हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये फर्टिलाइज ओम है तो फिर इनके साथ क्या होगा। मैंने अनफर्टिलाइज ओम को फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो फिर आसान है, वो फिर हमें पता चल जाएगा कि फिर क्या होगा।
तो जो फर्टिलाइज ओम है वो इधर पे आ रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा कहां पे? ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट में कहां पे होगा? इंटीरियर 1/3 पोर्शन में। लेकिन फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? कोई और नहीं होगा, वो जाइगोट होगा, वो फर्टिलाइज ओम होगा। लेकिन जाइगोट है क्या? वो डिप्लॉयड है। वो हो क्या? वो शाबाश से वो 2n वाला है, वहां पे 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इसलिए मैं ग्रीन मार्कर से आपको बता देता हूं, ऐसे लाइन लगा लेता हूं कि जो फर्टिलाइजेशन है इसका जो एंड प्रोडक्ट हुआ वो जाइगोट हुआ, या जाइगोट का दूसरा नाम फर्टिलाइज्ड ओम या एग हुआ। और नो डाउट ये होगा क्या? ये 2n होगा, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे और ये होगा भी डिप्लॉयड। ये पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए। तब जाके ये बाद दफा एमसीक्यूज के अंदर इस तरह की बात पूछ लेते हैं कि गेमेटोजेनेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? गेमीट। गेमेटोजेनेसिस के कितने टाइप्स होते हैं? 2। कौन कौन से? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। या बाद दफा ये बात फिर पूछी जाती है, ये बाद दफा बात कि जो फर्टिलाइजेशन है, कंसेप्शन है, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां पे होता है? तो फिर ये ओविडक्ट होगा, फैलोपियन ट्यूब होगा। लेकिन बाद दफा पूछा था कि ये कहां पे होगा? तो ओविडक्ट में कहां पे होगा? इंटीरियर 1/3 पोर्शन। कहीं पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कंसेप्शन में का एंड प्रोडक्ट क्या है? तो वो जाइगोट होगा, वो फर्टिलाइज ओम होगा। जो फर्टिलाइज ओम है ये डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉयड होगा? ये डिप्लॉयड होगा। तो ये पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए। लेकिन याद रख ले कि जो फर्टिलाइजेशन है ना, ये इस ओविडक्ट के अंदर ही होता है, किसी और जगह पे ये होता नहीं है। अब होगा क्या इस फर्टिलाइजेशन ओम के साथ? कि जो फर्टिलाइजेशन ओम है, इसके बाद तो फिर ये अंडरस्टूड बात है, एक सेल तो हमारे साथ बन गया है, इस एक सेल से बहुत ज्यादा सेल फिर बनेंगे। और अगर बहुत ज्यादा सेल बनेंगे, क्योंकि जाइगोट तो एक सेल है, हमारी जो बॉडी है वो तो मल्टी सेलुलर है, तो अगर बहुत ज्यादा सेल इससे बनेंगे तो इसके लिए तो हमें सेल डिवीजन की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये बात हम और आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई थी, फिर भी बता देता हूं कि जो सेल डिवीजन है वो तो फिर हमारे साथ दो तरह का है। एक तो हम और आप लोग माइटोसिस कहते हैं, दूसरे को हम और आप लोग मियासिस कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि हमारे साथ ये जाइगोट है, इसमें न्यूक्लियस है, वो डिप्लॉयड है, 2n वाला है, तो इसके अंदर जो सेल डिवीजन होगा माइटोसिस के मियासिस, नो डाउट माइटोसिस। तो जो माइटोसिस होगा इनमें क्या होगा? इनसे तो दो सेल तो बनेंगे ना। तो जो सेल है, पेरेंटल सेल है, इसके अंदर डॉटर सेल दो बन जाते हैं, लेकिन इन दो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स कितने होंगे? वही 46, वही 46, यानी 2n वाले। ये तो हमारे साथ सारा कुछ इस तरह से बनेगा। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, ये सारा कुछ ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जाइगोट है इसके अंदर जो सेल डिवीजन होगा माइटोसिस वाला होगा, लेकिन वो सेल डिवीजन जो कि जाइगोट के अंदर हो, उस माइटोसिस को हम फिर कहते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज बेसिकली है क्या? इसमें कोई शक नहीं है, क्लीवेज बेसिकली है माइटोसिस। लेकिन जो अगर आम सेल के अंदर हो जाए फिर हम इसको माइटोसिस कहते हैं, लेकिन अगर ये जाइगोट के अंदर हो जाए फिर हम और आप लोग इसको क्लीवेज हम इसको कहते हैं। तो इन दो अल्फाज में आपको पता होना चाहिए, क्लीवेज इज ए स्पेशल टर्म फॉर माइटोसिस व्हिच टेक्स प्लेस इन द जाइगोट वन। अगर किसी और सेल के अंदर हो जाए फिर हम और आप लोग इसको ये नहीं कहते कि ये फिर ये क्या है, क्लीवेज हुआ। और सेल्स के अंदर फिर हम और आप लोग इसको आमतौर पे क्या है, माइटोसिस ही हम और आप लोग इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस जाइगोट के अंदर एज ए रूल जो होगा वो माइटोसिस होगा, हाँ वो होगा क्लीवेज होगा। अब अगर हम और आप लोग देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये कोई एक जाइगोट हमारे साथ बन गया है, मैं जाइगोट को इसको ऐसे शो कर रहा हूं, जाइगोट हमारे साथ बन गया है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं जाइगोट। लेकिन जो जाइगोट है इसमें न्यूक्लियस है, ये है कौन सा वाला? वो 2n वाला हुआ। लेकिन अब ये जो जाइगोट है ये जिस सेल का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो तो पेरेंट सेल हुआ ना, पेरेंटल सेल हुआ ना, लेकिन उस पेरेंटल सेल को मैंने एक खास नाम दे दिया जाइगोट का। तो इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होगा। अगर क्लीवेज होगा तो दो सेल बनेंगे, वो डॉटर होंगे, और जो डॉटर सेल्स होंगे वो नो डाउट वो दोनों के दोनों डिप्लॉयड, क्योंकि तो माइटोसिस है। लेकिन इन डॉटर सेल्स को आपके कोर्स ने फिर और खास नाम दिए हुए हैं, और इनको हम फिर कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं पूछूं कि ब्लास्टोमियर्स क्या है, ये इन डॉटर सेल्स को खास नाम दिया गया है, लेकिन ब्लास्टोमियर्स क्या है? शाबाश है, ये एक्चुअली इस जाइगोट से जो डॉटर सेल बन गए हैं इनको हम फिर ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। लेकिन ब्लास्टोमियर डिप्लॉयड होंगे कि हैप्लॉयड होंगे? वो डिप्लॉयड होंगे। तो फिर हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि जाइगोट है, इसके अंदर क्लीवेज हुआ, दो ब्लास्टोमियर बने। तो टेक्निकली हम और आप लोग इसको ऐसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये आम सेल होता तो फिर हम कहते कि पेरेंटल सेल है,
माइटोसिस हुआ, 2 डॉटर सेल बने। लेकिन इधर पे हम आप इसको टेक्निकली डिफाइन करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आम सेल है, माइटोसिस हुआ, 2 डॉटर सेल बने, वो 2 डॉटर सेल सेपरेट हो जाते हैं। इधर पे जो 2 डॉटर सेल्स होते हैं, जिनको हम और आप लोग ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, जिनको मैंने बोर्ड के ऊपर ऐसे आइसोलेट बनाया हुआ है, ये आइसोलेट नहीं होते, ये ऐसे आपस में अटैच होते हैं। अगर कहीं ये 2 सेल सेपरेट हो गए, जैसे ये और ये, एक भी सेपरेट हुआ, दूसरा भी सेपरेट हुआ, तो फिर जो एक जाइगोट है, उनसे जो 2 ब्लास्टोमियर बन गए हैं, अब हर एक ब्लास्टोमियर फिर सेपरेट जाइगोट का काम करता है। तो फिर इससे अपना एम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा, इससे अपनी एम्ब्रियो, अपना बेबी बनेगा। तो फिर हम इसको कहते हैं कि ट्विन्स हो गए हैं। लेकिन इस किस्म के ट्विन्स चूंकि एक जाइगोट से बने हुए हैं, तो फिर हम इसको मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हम इसको कहते हैं। और नो डाउट अगर ये जाइगोट मेल वाला है, XY वाला है, तो फिर दोनों के दोनों मेल्स होंगे। अगर ये XX फीमेल वाला है, तो फिर दोनों के दोनों फीमेल्स होंगे। इधर पे ये चांस हरगिज नहीं होता कि एक मेल होगा एक फीमेल होगी, ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर इनमें हमारे साथ सारा कुछ बन जाएगा। तो फिर चूंकि ये मसला उधर मां से आ गया है, यानी मां से वो जाइगोट में इस तरह, तो फिर इसलिए कुछ लोग इसको मैटरनल ट्विन्स भी कहते हैं। मैटरनल, मदर से आया हुआ है। और जो मैटरनल होते हैं, जो मैं बता रहा हूं, जो कि इस तरह से होगा, जो कि मां की तरफ से होगा, जो कि मोनोजाइगोटिक है, और दोनों के दोनों एक जैसे हैं, दोनों फीमेल है, दोनों मेल, तब जाके कुछ लोग इसको आइडेंटिकल भी कहते हैं। इसका मतलब कि मोनोजाइगोटिक, आइडेंटिकल और मैटरनल के अल्फाज इनका मतलब एक होगा। हाँ, बाज दफा मंथली साइकिल में फीमेल के अंदर एक सेकेंडरी ओसाइट नहीं निकलता, और भी निकल जाते हैं, हो सकते हैं। तो अगर एक ये हुआ, दूसरा फिर इनके साथ ये हुआ, तीसरा ये हुआ, तो यू नो कि मेल एक टाइम पे कितने स्पर्म्स को एजाकुलेट कर सकता है, वो तो मिलियन बिलियन में होते हैं, मिलियन में होते हैं, बिलियन में होते हैं। तो उधर पे एक्स तो कम है, स्पर्म तो बहुत ज्यादा है, मिलियन बिलियन में है, तो फिर हर एक को स्पर्म मिल सकता है। तो अगर इनको मिलेगा तो इससे अपना बेबी बनेगा, इससे फिर अपना बेबी बनेगा, जाइगोट बन गए हैं। तो पॉसिबल है इसको वाई वाला स्पर्म मिल गया, तो फिर ये XY ये मेल होगा, इसको X वाला मिल गया तो XX ये फीमेल हो जाएगी, ये XX कोई XY कोई और हो जाएगा। तो इनमें फिर इस तरह के कॉम्बिनेशन हमारे साथ बन सकते हैं। एक मेल है, 2 फीमेल है, एक मेल एक फीमेल है, ये हो सकते हैं। तो इनमें फिर चूंकि जाइगोट डिफरेंट बन गए हैं, तो फिर ये मोनोजाइगोटिक नहीं हो जाएगा, हेटेरोजाइगोटिक हो जाएगा। लेकिन मसला कहां से आ गया है? फ्रेटर्नल फादर की तरफ से, उधर पे जरा स्पर्म ने पार्टिसिपेट किया, तो इनको हम फिर फ्रेटर्नल ट्विन्स कहते हैं। लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होते, ये नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। तो इस तरह की भी कॉम्बिनेशन जो है हमारे साथ बन सकती है। लेकिन मैटरनल और फ्रेटर्नल में फर्क क्या हुआ, वो फिर आप लोगों को भी पता होना चाहिए, मेरे अल्फाज से आप लोगों को फिर पता होना चाहिए। चलो, हम उस केस में नहीं जा रहे हैं, हम ऐसे कह रहे हैं कि ये सेपरेट नहीं हो गए हैं, 2 ब्लास्टोमियर हमारे साथ बन गए हैं। बुक ने लिखा हुआ है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी जाइगोट बन जाए, इसके 36 आवर्स के बाद ये पहला क्लीवेज हो जाता है। और जब ये पहला क्लीवेज हो जाएगा, तो फिर कितने ब्लास्टोमियर हमारे साथ बन जाएंगे? 2। तो फिर इसके बाद ये जो क्या है क्लीवेज होता है, ये फिर ऐसा नहीं होता कि फिर 36 आवर्स के बाद होगा, नहीं, फिर शुरू हो जाता है, कम टाइम लेता है। और जाके फिर नंबर जो होता है वो डबल होता जाता है। जैसे 1 सेल से 2, सो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256। ये नंबर डबल होता जाता है हर एक क्लीवेज पे। तब जाके ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि 2 सेल है, 2 से कहीं 3 भी बन जाए, नहीं, हर एक क्लीवेज अगर होगा तो फिर तो हर एक सेल के अंदर होगा, और अगर हर एक सेल के अंदर क्लीवेज होगा फिर नंबर भी डबल होता जाएगा। लेकिन यह भी जेनेटिकल होता है कि हर एक एनिमल में ये जो क्लीवेज होता है, ये ब्लास्टोमियर्स के एक खास सेल के नंबर तक जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में ये 16 पे स्टॉप हो जाएगा, 16 ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे, 16 सेल बन जाएंगे, फिर इसके बाद आगे नहीं जाएगा। ये जो चिक वगैरह होते हैं वहां पे 256 पे स्टॉप हो जाता है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि इस एनिमल में ये रैंडमली जाएगा। जैसे ह्यूमन बीइंग में 16 पे स्टॉप हुआ, लेकिन अगर 16 के बाद एक भी फिर और क्लीवेज हुआ तो फिर तो हमारे साथ ब्लास्टोमियर 32 बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। 16 पे ये स्टॉप हो जाएगा, चिक में ये 256 पे स्टॉप हो जाएगा,
इसके बाद फिर क्लीवेज नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पेसिफिक बातें होती, ऐसा नहीं होता कि फिर और क्लीवेज होगा, नहीं, ये स्टॉप होगा। ह्यूमन बीइंग में ये 16 पे है, तब जाके अगर आप बुक ने भी देख लो उसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि 2, 4, 8 और 16, ये 16 ह्यूमंस वाला है, स्टॉप हो जाता है। बट याद रख ले कि हर एक सेल को जो 16 बन गए हैं इस कॉल्ड ब्लास्टोमियर, और हर एक ब्लास्टोमियर डिप्लॉयड होगा। जो माइटोसिस है और जो क्लीवेज है, इसमें एक फर्क ये भी है कि अगर आप लोगों को याद हो, ये बात हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी कि अगर हमारे साथ पेरेंटल सेल है, इसके अंदर माइटोसिस हो जाए, 2 डॉटर सेल बन जाए, उन 2 डॉटर सेल के अंदर उस वक्त तक फिर किसी किस्म का सेल डिवीजन नहीं होगा जब तक इसका ग्रोथ पूरा ना हो जाए। लेकिन क्लीवेज में ऐसा नहीं होता। जाइगोट है, इसके अंदर क्लीवेज हुआ, 2 ब्लास्टोमियर बन गए, इन 2 ब्लास्टोमियर के अंदर सेल डिवीजन यानी डेवलपमेंट नहीं हुई होती है। सारी इस जाइगोट के अंदर ग्रोथ जो है वो पूरा नहीं हुआ होता है कि उसके अंदर फिर क्लीवेज हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि क्लीवेज में डेवलपमेंट की जो रेशो है, स्पीड है, वो तेज है, ग्रोथ स्लो है। तो क्लीवेज और माइटोसिस में एक फर्क यह भी होता है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका फायदा क्या होता है? जस्ट वन, टू इंक्रीज द सेल नंबर इन ए लिमिटेड टाइम। कम टाइम में हम इसके नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, तब जाके याद रख ले क्लीवेज में डेवलपमेंट की रेशो तेज, ग्रोथ की स्लो। तो अगर ग्रोथ स्लो तो सेल का साइज इतना जल्दी से नहीं बढ़ेगा जितना कि सेल का नंबर बढ़ेगा जल्दी से। और जो सेल बनेंगे वो 16 बनेंगे, स्टॉप होगा, और हर एक सेल को ब्लास्टोमियर, हर एक ब्लास्टोमियर डिप्लॉयड। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो फिर ये हमारे साथ ऐसे बन जाता है। तो ये बात भी मैंने आपके साथ पहले भी कही हुई थी कि अगर सेल है, इसके अंदर शाबाश से डेवलपमेंट हुआ, 2 सेल बने, सेल डिवीजन हुआ, इसके अंदर ग्रोथ पूरा ना हो और फिर सेल डिवीजन हो जाए, तो फिर तो ये नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं हुआ, फिर तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन हुआ। एंड एबनॉर्मल सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तंजो मजाह में ऐसे कह सकता हूं कि क्लीवेज का मतलब अगर जाइगोट को कैंसर हो जाए, यानी एबनॉर्मल सेल डिवीजन इसके अंदर शुरू हो जाए, यानी डेवलपमेंट तेज हो, शाबाश से ग्रोथ स्लो हो, तो फिर हम और आप लोग इसको क्लीवेज कहते हैं, यानी इसको एक खास किस्म का कैंसर लग जाता है। तो मैं आमतौर पे कहता भी हूं कि कैंसर हमें पैदाइश से पहले भी हमें लग जाता है, पैदाइश के बाद भी लग जाता है। पैदाइश से पहले जो है वो जाइगोट के अंदर वो थोड़ा फायदेमंद होता है, कम टाइम में हम और आप लोग बन जाते हैं। लेकिन पैदाइश के बाद अगर हुआ तो फिर ये बहुत ज़रा कैंसर वगैरह फिर लीथल होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो इस क्लीवेज का फिर सारा कुछ ये मतलब होगा। अब जो हमारे साथ सेल बनेंगे वो तो 16, हर एक ब्लास्टोमियर, लेकिन साइज छोटा होगा, लेकिन हर एक सेल डिप्लॉयड होगा। तो अगर आप लोग उन 16 सेल्स को देख लें तो ये आपके साथ कुछ ऐसे होगा, 10 से 16 सेल्स आपके साथ बनेंगे, ऐसे आपस में अटैच होंगे। और अगर आप लोग इसकी लुक को देख लें तो ये बिल्कुल ऐसे होगी जिस तरह के मालबेरी, रास्पबेरी, ये जो तूत होता है, शाहतूत होता है, इसके दाना अगर आप लोग देख ले तो उसके अंदर छोटे और दाने होते हैं, बिल्कुल इसकी तरह लुक इसकी होती है। तब जाके आपके बुक ने इसके लिए जो खूबसूरत लफ्ज़ भी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, शाबाश है, कि ये जो होता है हमारे साथ ये कोई बेरी शेप का बन जाए, मालबेरी, रसबेरी, इसकी तरह इसका शेप जो है ये फिर बन जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि क्लीवेज या सेगमेंटेशन या सेलुलेशन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता कहाँ पे है, याद रख लें फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ओविडक्ट के अंदर होता है, ये यूट्रस वगैरह के अंदर नहीं होता। अब आप इमेजिन कर ले कि फर्टिलाइजेशन भी फेलोपियन ट्यूब के अंदर हुआ, यानी ओविडक्ट के अंदर हुआ, क्लीवेज भी उधर पे हुआ, लेकिन क्लीवेज का जो एंड प्रोडक्ट है, आखिर में प्रोडक्ट है, वो 16 ब्लास्टोमियर्स का एक मास जो कि रास्पबेरी की तरह होता है। एंड द मास ऑफ 16 ब्लास्टोमियर विच लुक्स लाइक ए मलबेरी इज सिंपली कॉल्ड एज द मारूला। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लीवेज है इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो फिर हमारे साथ मारूला बन जाएगा। इसलिए ये बाकी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, शाबाश से इनको मैं हटा रहा हूँ, और उसी तरह से ग्रीन मार्कर से, ताकि आप लोगों को फिर पता चल जाए कि जो क्लीवेज है, सेगमेंटेशन है, सेलुलेशन है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, वो फिर मारूला होगा। मारूला में हर एक सेल को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर। मारूला में ब्लास्टोमियर्स होते कितने हैं, 16। हर एक सेल कैसे होता है, वो डिप्लॉयड होता है। अब क्या होता है, अब होता यह है कि इसके अंदर ब्लास्टुलेशन शुरू हो जाती है। ब्लास्टुलेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह होता है कि जो 16 सेल हमारे साथ बने हुए हैं, ब्लास्टोमियर जो है, इनका साइज तो छोटा था ना, इसके अंदर ग्रोथ तो पूरा नहीं था ना, ग्रोथ तो पूरा नहीं था ना, तो इनके अंदर 16 सेल के अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है।
लेकिन ग्रोथ याद रख ले, वो हमेशा के लिए एक जैसा नहीं होता, हमेशा के लिए वो एक जैसा नहीं होता। ग्रोथ में थोड़ा फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 बाई होते हैं या 2 बाई होते हैं, वो ट्विन्स होते हैं, तो इनमें आमतौर पे एक के अंदर ग्रोथ तेज होती है, दूसरे के अंदर स्लो होती है। तो इन 16 सेल्स में ये भी ट्विन्स की तरह होते हैं, सारे एक ही उम्र के होते हैं। किसी के अंदर ग्रोथ स्लो, किसी के अंदर ग्रोथ तेज होगा। तो जिसके अंदर ग्रोथ तेज होगा वो सेल तेजी से बढ़ जाएगा, जो बढ़ जाएगा ग्रोथ पूरा हो जाएगा, तो इसके अंदर तो फिर माइटोसिस होगा। अब इसके बाद जो इसके अंदर सेल्स होंगे 16, जिसके अंदर ग्रोथ पहले पूरी होगी, उसके अंदर माइटोसिस भी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि अब जो इसके अंदर सेल डिवीजन होगा वो उस तरह से नहीं होगा जो कि इससे पहले वाले क्लीवेज के अंदर था, कि जो नंबर है वो हर एक क्लीवेज में नंबर डबल होता जाता है। अब डबल होता जाए नहीं जाएगा। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ 16 सेल्स हैं, एक सेल के अंदर ग्रोथ पूरी हो गई है तो फिर 17 सेल बन जाएंगे, फिर किसी अंदर के अंदर दो के अंदर पूरा हुआ, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 25 हो जाएंगे। नंबर ऐसे डबल नहीं होगा जिस तरह के हम और आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा हुआ था। तब जाके ये जो नंबर होता है ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और ये नंबर कहां तक पहुंच जाता है, 100 सेल्स तक पहुंच जाता है। चूंकि बुक ने ये लफ्ज लिखा हुआ है कि 100 सेल्स का मास बन जाता है, तो 100 सेल हमारे साथ 16 से कैसे 100 सेल बन जाते हैं? इज इट पॉसिबल कि 16 को अगर आप इसके अंदर क्लीवेज करें तो फिर तो 32, 32 से 64, 64 से 128, तो हमारे सेल ये 128 होने चाहिए थे। लेकिन 128 इसलिए नहीं है कि इसमें जो डिवीजन है वो क्लीवेज नहीं है, आम माइटोसिस है। लेकिन आम माइटोसिस जिस सेल के अंदर पहले ग्रोथ पूरा उसके अंदर फिर माइटोसिस हो जाएगा, तब जाके ये सेल 100 सेल्स भी बन जाते हैं। तब जाके आपके बुक ने ये लिखा भी हुआ है कि 100 सेल्स बन जाते हैं। लेकिन जो हर एक सेल है इसमें कोई शक नहीं है, उसको अपन फिर ब्लास्टोमियर कहेंगे। लेकिन जो ब्लास्टोमियर होंगे इनमें फिर 2 तरह के होंगे, यानी इन 100 सेल्स में से जो ब्लास्टोमियर्स होंगे वो फिर हमारे साथ 2 तरह के होंगे। कुछ ब्लास्टोमियर्स ऐसे कि जिसके अंदर ग्रोथ पूरी होगी, वो मोटे मोटे होंगे, बड़े बड़े होंगे, और कुछ ऐसे जिसके अंदर ग्रोथ कम होगी, वो छोटे छोटे होंगे। तो उनको अब आप लोग क्या शाबाश, वो फिर छोटे छोटे होंगे। इसका मतलब कि ब्लास्टोमियर इन 100 सेल में हमारे साथ फिर 2 तरह के होंगे। जो बड़े बड़े हैं उन ब्लास्टोमियर्स को मेगा मीन्स बड़ा, और मियर का लफ्ज सेल ब्लास्टोमियर। जबकि जो छोटे छोटे होते हैं इनको हम और आप लोग फिर माइक्रोमियर हम और आप लोग इसको कहेंगे। ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो फिर इनसे बन जाते हैं। इस मीन्स कि इस 100 सेल में से कुछ मेगामियर्स होते हैं और कुछ जो होते हैं ये माइक्रोमियर्स होते हैं। ये जो मेगामियर्स होते हैं आमतौर पे इन माइक्रोमियर्स को सराउंड कर लेते हैं। यानी अगर आप इसको देख ले, ये वो सेल्स हैं जो बड़े बड़े जिनको मैं बना रहा हूं, ये कोई और नहीं है, ये वो मेगामियर्स हैं। जबकि इनके अंदर वो छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं जिनको मैं बना रहा हूं, ये वो माइक्रोमियर्स हैं जो कि इधर पे ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। ये जो मेगामियर्स होते हैं, मेगामियर, इसके लिए आपके बुक ने जो नाम इस्तेमाल किया हुआ है वो है ट्रोफोब्लास्ट। जबकि जो माइक्रोमियर है इसके लिए आपके बुक ने नाम इस्तेमाल किया हुआ है इनर सेल मास। ये मेगामियर और माइक्रोमियर ये पुराने कोर्सेज में होते थे। इसका दूसरा नाम ट्रोफोब्लास्ट, माइक्रोमियर का दूसरा नाम इनर सेल मास। लेकिन जो मेगामियर्स हैं ये 70 to 80% होते हैं, जबकि जो माइक्रोमियर्स होते हैं ये 20 से लेकर 30% तक होते हैं। इसका मतलब कि जो चीज बन रही है हमारे साथ, इनमें कौन ज्यादा है? इनमें मेगामियर ट्रोफोब्लास्ट के सेल ज्यादा है, माइक्रोमियर इनर सेल मास के सेल जो है ये फिर कम होते हैं। तो हमारे साथ क्या होगा, ये 100 सेल्स हैं, इन 100 सेल में तकरीबन 70 to 80 सेल्स हमारे साथ मेगामियर्स के होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, जो मोटे मोटे होते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं जिनको हम और आप लोग माइक्रोमियर्स कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं, वो 20 to 30 होते हैं, वो फिर कम होते हैं। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो ये मेगामियर्स और माइक्रोमियर्स, इनके बीच में एक कैविटी होगी, इसको हम और आपको फिर कहेंगे ब्लास्टोसील। सील मीन्स कैविटी, कोई कैविटी बन रही है। इस कैविटी के अंदर क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो इनर सेल मास होता है, यहां पे जो कैविटी होती है इसके अंदर फ्लूइड होता है, और इसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं फ्लूइड फील्ड कैविटी। बुक ने ये लफ्ज लिखा है। ये कैविटी जो होती है इसके अंदर वो फ्लूइड जो है ना फिर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वो ये है कि जो कोई चीज हमारे साथ बन रही है, ये भी याद रख ले, ये भी सारा का सारा इस ओविडक्ट के अंदर हो रहा है। अब अंदाजा लगा दे कि फर्टिलाइजेशन भी ओविडक्ट के अंदर हुआ, क्लीवेज भी, जो मारूला है वो भी इधर पे हुआ, जो ब्लास्टुलेशन है वो भी इधर ही हो रहा है। तो ये सारे स्टेप्स इधर पे होते हैं।
तो फिर ये सारा कुछ बन जाएगा। इस दौरान ये कोई चीज जो बन रही है वो तो नीचे मूवमेंट भी कर रहा है, वो तो नीचे यूट्रस को भी आ रहा है, तो इसके अंदर तो इतने सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब ये 100 सेल का मास इधर नीचे यूट्रस को आए, और यूट्रस में ये बिल्कुल जब आता है तो बिल्कुल ऐसा आता है जिस तरह के बाल होता है, और बाल को आप लोग फेंक दे और जो ही आ जाए वो जमीन के ऊपर वो टपका सा जो मारता है, तो बिल्कुल ऐसे ही जब ये बाल की तरह कोई चीज इधर यूट्रस को आएगा, तो यूट्रस तो बड़ी चीज है, उसके अंदर आएगा तो उधर पे ये टपका मार सकता है। जो ही वो टपका मारेगा तो फिर जो 100 सेल्स है ये तो फिर सेपरेट हो सकते हैं। अगर सेपरेट हुआ तो फिर तो अंडरस्टूड बात है, तो फिर तो अंडरस्टूड बात है कि इसमें ये तो फिर अंडरस्टूड बात है, अंडरस्टूड बात है इसमें फिर अंडरस्टूड बात है कि ये जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर तो सब चीजों को ये जो प्रेगनेंसी होगी ये फिर नहीं बन सकती, ये तो फिर खत्म हो जाएगा, एम्ब्रियो फिर नहीं बन सकती। इन अदर वर्ड्स, अगर एम्ब्रियो नहीं भी बने, पॉसिबिलिटी है कि हर एक सेल ब्लास्टोमियर है वो फिर जाइगोट का फंक्शन परफॉर्म कर ले, तो फिर यहां पे मसले क्रिएट होते हैं। तो कुदरत ने क्या किया हुआ है ताकि कहीं ये डिस्ट्रॉय ही ना हो जाए, इसके ऊपर सेल्स की जो एक लेयर होती है वो इसके ऊपर बना लेता है, ऐसे सेल की एक लेयर। और इस लेयर का फायदा क्या होता है कि इन 100 सेल्स को कंपैक्ट कर लेता है, ताकि कहीं वो अगर वो टपका भी मारे वो सेपरेट ना हो जाए, वो डिस्पर्स ना हो जाए। इस मेम्ब्रेन को आपके बुक ने लिखा हुआ है जोना पेलास्यूडा। और जोना पेलास्यूडा है क्या? कहीं अगर आप लोग आम हैंस के एग्स को देख ले, आप लोग इसको बॉयल कर ले, तो इसके ऊपर एक शेल होता है सख्त सा, वो हम और आप लोग हटा देते हैं। वो शेल के नीचे एक मेम्ब्रेन होता है, बारीक सी पर्दा होता है, उसको हम और आप लोग शेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो शेल मेम्ब्रेन को मेडिकल साइंस में हम इसको जोना पेलास्यूडा हम इसको कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये इन सब सेल्स को कंपैक्ट करता है। पर इस जोना पेलास्यूडा को बनाता कौन है? ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल ने हमारे साथ दो काम कर लिए हैं, एक उसने एस्ट्रोजन को भी सीक्रेट कर लिया है, साथ में उसने जोना और पेलास्यूडा को भी उसने बना दिया है। लेकिन एस्ट्रोजन के फंक्शन क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। जोना पेलास्यूडा के फंक्शन क्या है? वो इस ओम को कंपैक्ट कर लेगा, बंद कर लेगा। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। नेक्स्ट, जब ये बन जाता है तो फिर तो अंडरस्टूड बात है, ये जो भी कोई चीज होगी ये तो फिर आखिर में यूट्रस को पहुंचेगी। लेकिन जो कोई चीज बन जाती है, जो कोई चीज बन जाती है उसको हम इस चीज को हम और आप लोग कहेंगे ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट। और जो ब्लास्टूला है या ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या है? हम और आप लोग कह सकते हैं कि ब्लास्टुलेशन का जो एंड होगा इसको हम और आप लोग ब्लास्टूला या फिर हम और आप लोग इसको ब्लास्टोसिस्ट हम और आप लोग कहेंगे। और ब्लास्टोसिस्ट ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है स्प्राउटिंग। एंड यू नो स्प्राउटिंग क्या होता है? सीड को जब आप लोग खेत के अंदर लगा दे तो उसके अंदर स्प्राउटिंग, वो फूलना शुरू हो जाता है, उसमें ब्रेकिंग शुरू हो जाती है। अब हम देखेंगे कि इस ब्लास्टूला से ये ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट की कैसे स्प्राउटिंग हो जाती है, कैसे चीजें इससे बन जाती है। लेकिन कहीं पूछा गया ब्लास्टुलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, वो फिर ब्लास्टूला है, वो फिर ब्लास्टोसिस्ट है। और ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट का टिपिकल स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि जोना पेलास्यूडा होगा, फिर इसके बाद मेगामियर्स होंगे, फिर इसके बाद माइक्रोमियर्स होंगे। वो टिपिकल नाम भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं।